lump formed after the administration of the BCG vaccine is of how much diameter। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर ये हुआ है, क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है कि बीसीजी वैक्सीन, कोई बच्चा आपके पास आया और कोई बेबी आपके पास आया, बेबी को आपने क्या लगाया, वैक्सीनेशन किया, बेबी को आपने बीसीजी वैक्सीनेशन किया। बीसीजी वैक्सीनेशन करने के बाद बेबी के आरंभ पर, बीबी के आरंभ पर, किस आरंभ पर, किस आरंभ पर होगा, बेबी के आरंभ पर क्या होगा, लंप बन जाएगा। लंप लंप मतलब ये नहीं है वहां पर बहुत बड़ा लंप बन जाएगा, नहीं, छोटा सा लंप बनेगा, छोटा सा लंप बनेगा जो कि ये क्लेरिफाई करेगा कि हाँ हमने बीसीजी वैक्सीन सही लगाया है, हाँ बीसीजी वैक्सीन सही लगाया है। उसका डायमीटर आपसे पूछा है कि उसका डायमीटर क्या होगा, जो लंप बनेगा या जो भी वहां पर गिठान टाइप में छोटी सी बनेगी, एक छोटा सा उबार जैसा वहां पर लगेगा, तो वो कितने एमएम का होगा। देखिएगा एमएम का है, सेंटीमीटर का भी नहीं है, एमएम का है, काफी कम होता है। चलिए कितना एमएम का होगा आपको याद होना चाहिए, कितने एमएम का होता है। पहला ऑप्शन यहां पर 2 to 4 mm, सेकेंड ऑप्शन है 1 to 4 mm, थर्ड ऑप्शन है 5 to 8 mm और फोर्थ ऑप्शन है 2 to 5 mm। चलेगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद जो लंप बनता है बेबी के आरंभ पर, यानी लेफ्ट अपर आरंभ पर, जहां पर बीसीजी वैक्सीन आपने लगाया है, वैक्सीनेशन साइट पर जो लंप बनता है उसका साइज कितना होता है। साइज मतलब यहां पर डायमीटर आपसे पूछा है, तो फटाफट से आपको डायमीटर बता देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना डायमीटर होता है उसका डायमीटर होता है 5 से लेकर 8 mm का, कितना 5 to 8 mm का यहां पर लंप यानी कि पेप्यूल बनता है, लंप यानी कि पेप्यूल बनता है। कोई तो ये सोच रहा होगा सर वहां पर लंप मतलब लंप तो एक तरीके से गिठाने होती हैं, बड़ी बड़ी गिठाने होती हैं, सर वो बनेगा क्या, वो बनेगा क्या, नहीं सर ऐसा नहीं होता है सर, लंप तो कभी नहीं बनता है, लंप नहीं बनता है, पेप्यूल बनता है। मैं कह रहा हूं लंप मतलब छोटा सा एक पेप्यूल टाइप में बनेगा, एक छोटी सी, जैसे कि जो आपकी लाल चींटी होती है ना, लाल चींटी वो डंक करती है ना, लाल चींटी आपको काटती है तो वहां पर थोड़ी देर में जो गिटान हो जाती है ना, वैसे छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो उसी को पेप्यूल्स यहां पर कह सकते हैं। लंप से आपको कंफ्यूजन होता है, पेप्यूल्स आप रख सकते हैं। तो कितने एमएम का पेप्यूल होता है, 5 से लेकर 8 mm का पेप्यूल वहां पर बनता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। यहां पर एक और क्वेश्चन में आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन में यहां पर आपको बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको बाद में बताऊंगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, बता ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर बार बार रोक रहे हो, बार बार, चलेगा कोई नहीं, बता देते हैं। चलेगा, यहां पर जो बीसीजी वैक्सीन अपन लगाते हैं, बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद वहां पर जो बीसीजी वैक्सीनेशन साइट है वहां पर 5 से लेकर 8 mm का जो क्या होता है लंप यानी कि पेप्यूल बन जाता है। तो पेप्यूल बनने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें चेंजेस होने लगता है, और धीरे धीरे चेंजेस होने लगने के बाद वहां पर एक अल्सरेशन होता है। अल्सरेशन वहां होने के बाद वहां पर एक स्कार बन जाता है। तो अल्सरेशन होने के बाद स्कार कब बन जाता है, यानी अल्सर बनने के बाद वहां पर वो अल्सर होगा, उसके अंदर एक तरीके से अल्सरेशन होगा, फिर वो धीरे धीरे मिट जाएगा, हील हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद वहां पर एक स्कार बन जाएगा, स्कार बोले तो एक निशान वहां पर बन जाएगा। तो वो निशान कितने टाइम पीरियड के अंदर बन जाता है, कितने टाइम के अंदर वो निशान आपके वैक्सीनेशन साइट पर बन जाता है, बेबी की वैक्सीनेशन साइट पर बन जाता है। तो स्कार कब छोड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपका आंसर होगा सर वो जो स्कार बनता है वो विद इन 10 to 12 वीक में बन जाता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा फटाफट से। कितने टाइम पीरियड में वो स्कार बन जाता है सर, 10 से लेकर 12 वीक, लगभग ये मान के चलिए 10 से लेकर 12 वीक, मतलब कि 3 महीने समथिंग मान लीजिएगा, 3 मंथ समथिंग यहां पर मान लीजिएगा, वहां पर स्कार बन जाता है टोटली, और बिल्कुल फिर कोई दिक्कत नहीं होती है स्कार। और जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं बीसीजी के, सबके स्कार बने हुए हैं, मेरे भी बने हुए हैं, आपके भी बने हुए, देखो आपके लेफ्ट आर्म पर बने होंगे अगर आपने बीसीजी वैक्सीनेशन करवाया है तो। अगर नहीं करवाया तो फिर नहीं होगा, फिर बोलने की आपकी वो बात ही नहीं है। चलेगा, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 47 नंबर, और सेशन के अंदर देखिएगा क्वेश्चन 47 नंबर क्या कहता है, इन विच डिजीज
फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश व्हाइट और ग्रे मेम्ब्रेन अकर इन थ्रोट, थ्रोट के अंदर, आपके गले के अंदर ब्लू, व्हाइट और ग्रे कलर की एक मेम्ब्रेन बन जाती है, तो किस डिजीज कंडीशन के अंदर ऐसा होता है? क्वेश्चन सिंपल सा समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि आपके गले के अंदर व्हाइट, ब्लू या ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है आपके थ्रोट के अंदर, तो वो किस डिजीज कंडीशन के अंदर होता है? पहला ऑप्शन यहां पर पर्टुसिस के अंदर होता है, सेकंड ऑप्शन है यहां पर जापानीज एंसेफेलाइटिस के अंदर होता है, थर्ड ऑप्शन है मीजल्स के अंदर होता है, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर डिप्थीरिया के अंदर होता है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। किसके अंदर यहां पर ब्लू, व्हाइट, ग्रे मेम्ब्रेन देखने को मिलती है थ्रोट के अंदर? कौन सी डिजीज के अंदर ऐसा होता है? जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। डिप्थीरिया के अंदर जो डिप्थीरिया का इंफेक्शन होता है, डिप्थीरिया कंडीशन होती है, डिप्थीरिया डिजीज होती है या इंफेक्शन होता है, उसके अंदर आपके थ्रोट के अंदर ब्लू, व्हाइट और ग्रे मेम्ब्रेन बन जाती है। याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू, व्हाइट, ग्रे मेम्ब्रेन इन डिप्थीरिया किसके अंदर होता है? डिप्थीरिया के अंदर होता है। यहां से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहां से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिप्थीरिया का अर्ली साइन सिम्टम क्या होता है? बताइए, अब आंसर आपको बताइए। उम्मीद है आपको याद होगा, प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता चुका हूं। प्रीवियसली सेशन के अंदर जब हमने ब्लॉक वाइज सेशन स्टार्ट नहीं किए थे, तो उसके पहले सेशन के अंदर इसके बारे में डिस्कस किए थे, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली सेशन के अंदर। प्रीवियसली जो ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें आया हुआ है, बीपीसीसीएचएन के अंदर ही, स्पेशली इग्नू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिप्थीरिया का अर्ली साइन सिम्टम कौन सा होता है? आपके यहां पर ऑप्शन इस तरीके से थे कि फीवर, आंसर बताना, फीवर। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहां पर था आपका सोर थ्रोट, क्या था? सोर थ्रोट था। थर्ड नंबर ऑप्शन यहां पर था फीवर हो गया, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, लॉस ऑफ हेपेटाइट, और फोर्थ ऑप्शन था यहां पर नन ऑफ दी अबव। चलेगा, जल्दी से आंसर आपको बताना है, नन ऑफ दी अबव। चलेगा, नन ऑफ दी अबव। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है। डिप्थीरिया का अर्ली साइन सिम्टम क्या होता है? सबसे पहले डिप्थीरिया के अंदर कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है? चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका सोर थ्रोट। सबसे पहले डिप्थीरिया के अंदर सोर थ्रोट देखने को मिलता है। जैसे ही डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होते ही सबसे पहले क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है आपका सोर थ्रोट देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे सारे क्लिनिकल फीचर आ जाते हैं, फीवर आ जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट आ जाता है। उसके अलावा ये मेम्ब्रेन बनने लग जाती है, ब्लू, व्हाइट, ग्रे कलर की मेम्ब्रेन आपके थ्रोट के अंदर बनने लग जाती है, लेकिन सबसे पहले क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है आपका सोर थ्रोट, याद रखिएगा। उसके अलावा आपके लिम्फेडेनाइटिस हो जाता है, डिप्थीरिया जो टॉन्सिल्स वगैरह होती है उनका भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो काफी सारे सिम्टम्स बाद में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया दैट इज ए सोर थ्रोट। याद रखिएगा, आपको अगर डाउट रहता है तो कोई भी सेक्शन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से जाकर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको बिल्कुल रेस्पॉन्स मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन आपको डाउट माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि एक डाउट आपके 10 क्वेश्चन गलत करवा सकता है, और मैं चाहता हूं आपका एक डाउट 10 क्वेश्चन गलत नहीं करवाए, 10 क्वेश्चन आप करें एक डाउट की बदौलत, 10 क्वेश्चन आप मुझसे पूछे एक डाउट की बदौलत। इसीलिए आपको डाउट नहीं रखना है, क्वेश्चन पूछिए, कितने भी पूछे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको रेस्पॉन्स 100% दूंगा, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू एंड व्हाइट ग्रे मेम्ब्रेन किसके अंदर होती है? तो डिप्थीरिया के अंदर होती है। अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, कि जो ब्लू व्हाइट ग्रे जो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, ब्लू व्हाइट ग्रे जो मेम्ब्रेन आपको थ्रोट के अंदर देखने को मिलती है, वो डिप्थीरिया इन्फेक्शन के कितने दिन बाद देखने को मिलती है? डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होने के कितने दिन बाद ये ब्लू व्हाइट ग्रे
कलर की जो मेम्ब्रेन होती है वो देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहां से ये पूछा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कितने टाइम पीरियड के बाद देखने को मिलती है। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बता देता हूं मैं, ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन में दे दूं यहां पर 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज। सेकंड ऑप्शन यहां पर है 5 to 6 डेज। थर्ड ऑप्शन यहां पर है 1 वीक, 1 वीक के बाद। फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 10 डेज। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बता देना क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लू व्हाइट ग्रे कलर की जो मेम्ब्रेन है जो कि जनरली देखने को मिलती है डिप्थीरिया के अंदर, तो वो कितने दिन बाद देखने को मिलती है, इन्फेक्शन के कितने दिन में देखने को मिलती है। चलेगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा विद इन फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2 से 3 दिन के अंदर डिप्थीरिया के अंदर ब्लू ग्रे व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है आपके थ्रोट के अंदर। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिप्थीरिया के रिगार्डेड। जो भी क्वेश्चन मैंने बताए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियसली एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो गया। अब यहां से मैं ये भी बता देता हूं कि सर डिप्थीरिया होता कैसे है, डिप्थीरिया होता किसके कारण से, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है सर, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। सर बैक्टीरिया कौन सा, सर कोरेन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या होता है, कोरेन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। बताऊं, कोरेन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, CORYNE बैक्टीरियम, बैक्टीरियम कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है द डिप्थीरिया स्प्रेड बाय, ये लो बता दो, क्वेश्चन आ गए आपके सामने। डिप्थीरिया स्प्रेड कैसे होता है, किसके थ्रू स्प्रेड होता है। आप सबको पता चल गया डिप्थीरिया क्या होता है, किसके कारण हुआ है। डिप्थीरिया के अंदर क्लिनिकल फीचर सारे मैंने बता दिए। अब आपको बताना है कि डिप्थीरिया स्प्रेड कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता कैसे है, वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर है। पहला ऑप्शन है यहां पर ओरल फीकल रूट से होता है। सेकंड वन ऑप्शन है यहां पर ड्रॉपलेट रूट से होता है। थर्ड वन ऑप्शन है यहां पर ट्रांसप्लेसेंटल रूट से होता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दी अबव होता है। चलिएगा, आंसर आपको देना है कि डिप्थीरिया जनरली किस रूट से ट्रांसमिट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्जाम में रिपीट होगा 100%, आपके एग्जाम में रिपीट होगा। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 यूनिट से, बेसिकली कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और एक फर्स्ट वाले ब्लॉक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी से कम पूछे जाते हैं। 2 ब्लॉक है आपके, उनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको याद रखने क्वेश्चन कहीं से भी कैसे पूछ सकता है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन के रिगार्डेड फोकस करता हूं। चलेगा, 48 नंबर क्वेश्चन, डिप्थीरिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ड्रॉपलेट मेथड से ये फैलता है। आपको याद हो और नहीं याद तो मैं अभी बता देता हूं। जो डिप्थीरिया है जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डेड इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। और जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं जनरली किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, एयरबोर्न के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। याद रखिएगा, जो आप स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, उनसे ड्रॉपलेट जाते हैं और दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं। हेल्दी पर्सन क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसको भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो डिप्थीरिया जनरली ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है, यानी एयरबोर्न है, क्योंकि डिप्थीरिया क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डेड इन्फेक्शन है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है इसका, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद होना चाहिए। बेसिकली ड्रॉपलेट हो गया, उसके अलावा जितने भी फॉर्मेट हैं, ड्रॉपलेट हैं, उनका डायरेक्टली कांटेक्ट होने से भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। अगर यहां पर ड्रॉपलेट ऑप्शन में नहीं होता तो फिर यहां पर ऑप्शन होगा आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट विद फॉर्मेट, डायरेक्ट कांटेक्ट विद फॉर्मेट, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा यार, डीपीटी के रिगार्डेड,
डीपीटी के रिगार्डेड। डीपीटी क्या होता है, सबसे पहला काम तो आपका ये जानना है, क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये जानो कि डीपीटी क्या होता है। सर डीपीटी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी गई है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। आप सोचे कि नहीं पूछे जाएंगे, हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, हमसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हम तो हार्ड क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। नहीं, अच्छे अच्छे के तोते उड़ जाते हैं जब सीधे क्वेश्चन डाले जाते हैं। हार्ड क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, सिंपल क्वेश्चन करके दिखाए चलेगा, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, आप कंपेटेटिव नहीं हो, कंपेटेटर नहीं हो आप, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको जो ट्रेनिंग में सिखाया है, हालांकि सब फॉर्मेलिटीज हुई हैं, आप सबको पता है, कोई ट्रेनिंग में कुछ नहीं सिखाया, काफी सारी जगह तो एक तरीके से क्लिनिकल प्रैक्टिस भी नहीं हुई होगी, है ना। तो ऐसा सब कुछ फॉर्मेलिटीज है, लेकिन आपको याद होना चाहिए आप ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हो, आपने ट्रेनिंग ली है, अपने आप से कह देना है ट्रेनिंग ली है हमने, और हम ट्रेनिंग के बेसिस पे ही एग्जाम दे रहे हैं, हम कंपटीशन नहीं दे रहे, तो कंपटीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल ट्रेनिंग का पढ़िए, मस्त रहिए चलेगा। डीपीटी होती है आपके डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। देखिएगा तीन इन्फेक्शन के रिगार्डेड ये प्रिवेंशन देता है। किसके रिगार्डेड, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डीपीटी किन किन डिजीज के रिगार्डेड, किन किन इन्फेक्शन के रिगार्डेड आपको प्रिवेंशन देता है। तो आपका पहला ऑप्शन होगा यहां पर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के रिगार्डेड क्या करता है, ये प्रिवेंशन करवाता है। दूसरा यहां पर प्रिवेंशन करवाता है पर्टुसिस। सर पर्टुसिस तो हमें ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, पर्टुसिस तो आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, 3-4 ऑप्शन आपको दे देंगे अलग अलग करके, लेकिन पर्टुसिस आपको ऑप्शन में नहीं देंगे। पर्टुसिस की जगह क्या देंगे वो ऑप्शन में, आपको याद है क्या, नहीं याद है, याद हो तो याद रखेगा, याद नहीं हो तो याद रखेगा, वूपिंग कफ देंगे आप ऑप्शन में, आपको वूपिंग कफ देंगे ऑप्शन में, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ये सिंपल सा ये दिया जाएगा कि डीपीटी जो वैक्सीन है वो किसके रिगार्डेड प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन में आपको मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिलेंगे, आपको वहां पर क्या मिलेगा, सर वहां पर डिप्थीरिया मिल सकता है, सर वहां पर आपको पर्टुसिस मिल सकता है, सर वहां पर आपको टिटेनस मिल सकता है, और आपसे एक्सेप्ट करके पूछा जाएगा, या फिर नीचे ऑप्शन में दिया जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर आपको याद है कि पर्टुसिस को वूपिंग कफ कहते हैं तो आप बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव लगा देंगे, और अगर आपको याद नहीं है तो फिर कंफ्यूजन तगड़ा होगा, और कंफ्यूजन तगड़ा होगा कैसे होगा, फिर अंदाजा लगाएंगे यार ये पर्टुसिस कहां से आ गया, ये तो हमें जानते नहीं है, हमारा परिचित ही नहीं है, हम तो इसका जान पहचान वाला नहीं है। चलिए गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसको नहीं करेंगे अपन, तो गलती ना करें। पर्टुसिस को वूपिंग कफ बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं आप, और आपको सारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप अभी एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, बाद में भी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसलिए आपको अभी से ही तैयार रखे चलेगा। यहां पर जो डीपीटी होता है वो तीनों डिजीज कंडीशन के रिगार्डेड प्रिवेंशन देता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। तो डीपीटी के रिगार्डेड यहां से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसको कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है, डीपीटी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। चलेगा आंसर आपको बताना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, चलेगा जल्दी कीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है और इसके अंदर आपसे पूछा गया है कितने टेम्परेचर पर इसको स्टोर करके रखा जाता है, चलेगा जल्दी कीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर सेम है, सारे ऑप्शन हर बार सेम डाल रखे मैंने, -2 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड नंबर ऑप्शन है +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड ऑप्शन है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ ऑप्शन है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिएगा आंसर देना है आपको फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो बिल्कुल वही होगा जो आपको याद है। चलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखा जाता है और उसी पर इसको स्टोर करके रखा जाता है, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, ठीक है। तो +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, याद रखिएगा। और डिप्थीरिया के रिगार्डेड सेक टेस्ट काम में लिया जाता है, याद रखिएगा, सेक टेस्ट बिल्कुल वाइल को सेक करने के लिए भी काम में लिया जाता है, डिप्थीरिया को याद रखिएगा, वाइल सेक टेस्ट होता है, वाइल को सेक करके जनरली आपको याद होना चाहिए, वाइल सेक टेस्ट कहां पर काम में लिया जाता है, यहां पर काम में लिया जाता है डिप्थीरिया के अंदर। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट पूछा है, देखिएगा, एक मिनट रुक जाएगा, अच्छा यहां थे, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन का क्या रूट होता है? चलेगा, जल्दी से बताइएगा, डीपीटी वैक्सीन का क्या रूट होता है? फटाफट से बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। डीपीटी वैक्सीन का रूट आपसे पूछा है, आईएम रूट, एससी रूट, ओरल रूट या फिर आईडी रूट? फटाफट से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, किस रूट पर लगाते हैं? चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है? साइट आपको याद होनी चाहिए, साइट आपको याद होनी चाहिए। सर कौन सी साइट? तो आप सबको पता है पीडियाट्रिक के अंदर, लेस देन 2 ईयर का बेबी है, कहां लगाएंगे? सर इसको लगाएंगे हम एंटेरोलेटरल में, एंटेरोलेटरल, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ थाई, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ थाई, थाई के अंदर लगाएंगे, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ थाई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, डीपीटी बूस्टर डोज इज गिवन एट, डीपीटी का बूस्टर डोज कब लगाया जाता है? चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। डीपीटी का बूस्टर डोज कब लगाया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। डीपीटी बूस्टर डोज इज गिवन एट 14 वीक, सेकंड नंबर ऑप्शन है 18 वीक, थर्ड नंबर ऑप्शन है 20 वीक, फोर्थ नंबर ऑप्शन है 16 वीक। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। डीपीटी बूस्टर डोज, चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 वीक पर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 16 वीक पर लगाया जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं अगर बात करूं डीपीटी की बूस्टर डोज, तो कितनी बूस्टर डोज लगाई जाती है? 2 बूस्टर डोज लगाई जाती है। याद रखिएगा, डीपीटी की 2 बूस्टर डोज लगाई जाती हैं। 2 बूस्टर डोज कब कब लगाई जाती हैं? याद रखिएगा, 2 बूस्टर डोज, एक बूस्टर डोज लगाई जाती है। पहली बूस्टर डोज होती है आपकी 16 महीने से लेकर 24 मंथ के बीच में, 16 टू 24 मंथ में लगाई जाती है पहली डोज। और सेकंड डोज लगाई जाती है आपकी 5 ईयर में, सेकंड डोज लगाई जाती है आपकी 5 ईयर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद होना चाहिए। यहां पर अभी तक हमने पढ़ा बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डेड, तो बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डेड ऑलरेडी, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी सेशन लिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैसिलस कालमेटिव ग्यूरिन होता है, जिसके अंदर ये कैसे फॉर्म में आता है? पाउडर इन फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में? पाउडर इन फॉर्म में होता है। पाउडर इन फॉर्म में अगर बात करें अपन, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए NS और सोडियम क्लोराइड काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? सोडियम क्लोराइड या फिर नॉर्मल सलाइन काम में लिया जाता है। किसके प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है? टीबी के प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है। रूट क्या होता है सर इसका? आईडी रूट होता है, इंट्राडर्मल रूट होता है, जो कि लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है। डोज कितनी लगाई जाती है सर? सर एक ही डोज लगाई जाती है, सिंगल डोज लगाई जाती है। कभी भी लगाओ, कभी से मतलब ये नहीं है कब लगाओ, इसकी एज लिमिट फिक्स्ड है, एज लिमिट फिक्स्ड है, जो कि मैंने यहां मेंशन करके देखे। मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज 1 ईयर। 1 साल तक आप बीसीजी वैक्सीन को लगा सकते हैं। 1 साल के बाद बीसीजी वैक्सीन को कभी भी नहीं लगाया जाता। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 साल बाद बीसीजी वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट बर्थ, बर्थ डोज इसको कहा जाता है। एट बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बर्थ होता है, तो बीसीजी वैक्सीन लगा दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन लगा दी जाती है। अगर बीसीजी वैक्सीन बर्थ के टाइम में नहीं लगाई जाती है, तो फिर 1 साल के अंदर कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन 1 साल बाद नहीं लगाई जाती है। ठीक है, अगर डोज की बात करें, अगर बेबी बर्थ से लेकर 4 वीक का है, तो उसके अंदर डोज लगाई जाती है 0.05 ml। कितनी? 0.05 ml। और अगर बर्थ से बाद 4 वीक यानी 1 मंथ के बाद बेबी 1 ईयर तक का है, तो उसको डोज लगाई जाएगी 0.1 ml। याद रखेगा, ये डोज होती हैं, और यहीं से डोज आपकी कैलकुलेट होती है कि कितनी डोज एक वाइल के अंदर आपने लगाई है। उम्मीद है समझ में आ गया। बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डेड जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर जो रखा जाता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है +2 से लेकर +8 डिग्री
+2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यहां पर रखा जाता है, इसको स्टोर करके रखा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की डीपीटी के रिगार्डेड। नेक्स्ट अपन ने बात की डीपीटी के रिगार्डेड। और डीपीटी क्या होता है? डीपीटी होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस टॉक्साइड। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस टॉक्साइड तीनों के रिगार्डेड प्रिवेंशन देता है। याद रखेगा, पर्टुसिस को व्होपिंग कफ बोलते हैं। क्या कहते हैं? व्होपिंग कफ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइट की अगर अपन बात करें, सॉरी रूट की अगर बात करें तो आईएम रूट होता है, और आईएम रूट में एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। डोज कितनी होती है? टोटल 5 डोज इसकी होती है। 3 तो इसकी बेसिक डोज होती है और 2 बूस्टर डोज होती है। याद रखेगा, 3 बेसिक डोज कैसे कैसे? पहली डोज लगाई जाती है, यहां पर देखिएगा, पहली डोज लगाई जाती है 6 वीक पर, सेकेंड डोज लगाई जाती है 10 वीक पर, थर्ड डोज लगाई जाती है यहां पर 14 वीक पर। और बूस्टर डोज की बात करें, पहला बूस्टर डोज लगाया जाता है यहां पर 16 से लेकर 24 मंथ में, और दूसरा बूस्टर डोज लगाया जाता है यहां पर कितने टाइम पे? 5 से 6 साल के अंदर। और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट आपको याद होनी चाहिए, 7 साल। 7 ईयर के बाद डीपीटी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। याद रखेगा, मैक्सिमम एज लिमिट है 7 ईयर। 7 ईयर के बाद बीसीजी वैक्सीन को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है। चलेगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे वापस आते हैं यहीं पर। अभी अपन वापस से चले जाते हैं अपने सेशन पे। चलेगा, सेशन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेशन के अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 52 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सेशन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन ओवर द एज। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा गया है, कंसंट्रेशन के साथ होंगे तो जवाब आपके पास होगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। चलेगा, डीपीटी वैक्सीन नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन ओवर द एज। बीसीजी वैक्सीन उस बच्चे को नहीं दिया जाएगा जिस बच्चे की एज इससे ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? यानी मैक्सिमम एज लिमिट से क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन किस एज तक लगाई जाती है और किस एज के बाद बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। पहला ऑप्शन यहां पर 6 ईयर, सेकेंड ऑप्शन यहां पर 7 ईयर, थर्ड ऑप्शन यहां पर 8 ईयर, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 9 ईयर। चलेगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। किस ईयर के बाद बेबी को डीपीटी, बीसीजी नहीं है, सॉरी डीपीटी की बात कर रहे हैं, डीपीटी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। चलेगा, जल्दी से आंसर आपको बताना है। किस ईयर के बाद बेबी को डीपीटी वैक्सीन यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस टॉक्साइड नहीं लगाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं तो कुछ ना कुछ मेरा मोटिव होगा, कुछ ना कुछ मैं आपको देने वाला हूं और 100% देने वाला हूं। आप जितना लेना चाहे ले सकते हैं। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। 7 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट होती है। याद रखेगा, मैक्सिमम एज लिमिट होती है बेबी के अंदर। 7 साल बाद आप डीपीटी वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। 7 साल से पहले लगा सकते, इसके बाद नहीं लगा सकते। एज लिमिट है डीपीटी के रिगार्डेड 7 ईयर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन। और पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर क्या क्या आती है आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो याद रखिएगा। ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर देखिएगा, हाउ मेनी बूस्टर डोज आर गिवन फॉर द पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर कितनी वैक्सीन होती है? बूस्टर डोज की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी बूस्टर डोज, पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर बूस्टर डोज कितनी होती हैं? चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है यहां पर 1, सेकंड ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है यहां पर 3rd, और डी ऑप्शन है यहां पर 4। चलेगा, जल्दी से आपको बताना है पेंटावेलेंट के रिगार्डेड बूस्टर डोज कितनी होती है। चलेगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आपको बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात की जा रही है और पेंटावेलेंट वैक्सीन के रिगार्डेड बूस्टर डोज कितनी होती है, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंटावेलेंट के रिगार्डेड बात की जा रही है, याद रहे।
चलिए, इसके रिगार्डेड बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी भी जैसे कि डीपीटी की बूस्टर डोज होती है 2, ऐसे ही इसकी भी डीपीटी की जैसे बूस्टर डोज है 2, वैसे ही पेंटावेलेंट की भी बूस्टर डोज कितनी है सर? 2 है। कितनी है सर? 2 है। अब आपको बता दे पेंटावेलेंट क्या हुआ है, नाम से मीनिंग निकला, पेंटा मतलब 5, वेलेंट मतलब वैक्सीन की बात लेते हैं। तो यहां पर पेंटावेलेंट मतलब 5 वैक्सीन होती है। 5 वैक्सीन कौन सी सर? डीपीटी और हेपेटाइटिस बी और HIV हिब वैक्सीन। चलेगा, 3 वैक्सीन हो गई यहां पर। सर आप तो कह रहे 5 होगी, तो बिल्कुल 5 ही तो है यार। देखिएगा, पहली वैक्सीन होगी आपकी हिब वैक्सीन, दूसरी होगी आपकी हेपेटाइटिस बी और 3 इसकी हो गई। 3 है इसमें। 3 कैसे कैसे सर? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस 3 हो गई ना। 3 इसकी, एक हेपेटाइटिस बी और एक हिब वैक्सीन, हो गई ना 5? बिल्कुल सर 5 हो गई है। पेंटावेलेंट वैक्सीन कितने डिजीज के अकॉर्डिंग लगाई जाती है? 5 डिजीज के प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है। किस किस के रिगार्डेड? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब वैक्सीन, यानी हीमोफिलस, ठीक है, हिब वैक्सीन न्यूमोकोकस के रिगार्डेड अपन कह सकते हैं। हिब वैक्सीन रेस्पिरेटरी रिगार्डेड अपन कह सकते हैं। चलेगा, यहां पर देखिएगा ये इंपोर्टेंट आपको हो गई है, ठीक है, इंपोर्टेंट हो गई है। और यहां पर अगर अपन कहे, देखिएगा यहां पर अगर अपन कहे तो 5 वैक्सीन यहां पर अवेलेबल हो गई है। कब कब लगाई जाती है, कैसे कैसे लगाई जाती है? सेम डीपीटी की तरह लगाई जाती है। पहली वैक्सीन 6 वीक पर, दूसरी वैक्सीन 10 वीक पर, तीसरी वैक्सीन 14 वीक पर, और जो बूस्टर डोज होती है वो भी कैसी लगाई जाती है? वो डिप्थीरिया की तरह, इसके डीपीटी की तरह ही लगाई जाती है। रूट की बात करें तो यहां पर IM रूट पर ही वैक्सीन लगाई जाती है। IM रूट पर ही वैक्सीन लगाई जाती है, याद रखें। डोज की बात करें तो 0.5 ml इसका डोज होता है। 0.5 ml इसका डोज होता है। रूट की बात करें तो वही क्या होती है? एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिडल एस्पेक्ट, ठीक है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड एस्पेक्ट, ठीक है, याद रखेगा, आपको भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल सा ये कह रहा है, फॉर हाउ मेनी वीक केटार फेज, कौन सी फेज? केटार फेज, पर्टुसिस अकर। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा गया है, फॉर हाउ मेनी वीक केटार फेज या केटारल फेज ऑफ पर्टुसिस। पर्टुसिस की जो केटारल फेज होती है वो कितने वीक पर होती है? कितने वीक पर आती है, कितने वीक की होती है? चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है। पर्टुसिस के रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा है, और पर्टुसिस के रिगार्डेड जो केटार फेज होती है वो कितने वीक तक होती है? लास्ट 4 कितने वीक तक होती है? आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर 1 वीक, सेकंड ऑप्शन यहां पर 2 वीक, थर्ड ऑप्शन यहां पर 3rd वीक, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 4th वीक, यानी 4 वीक। चलेगा, जल्दी से आंसर आपको देना है। जो केटार फेज है पर्टुसिस की, यानी वूपिंग कफ की जो केटार फेज है या केटारल फेज है, वो कितने वीक की होती है? लास्ट 4 कितने वीक तक होती है? चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 वीक कितनी होती है? 2 वीक, लास्ट 4 2 वीक तक होती है। कितने वीक तक होती है? लास्ट 4 2 वीक होती है। कितनी वीक तक? लास्ट 4 2 वीक तक होती है। यहां पर साइन सिम्टम की अगर बात करें अपन, तो यहां पर कॉमन कोल्ड देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है। कॉमन कोल्ड यहां पर देख सकता है, किस फेज के अंदर? केटार फेज के अंदर। पर्टुसिस की केटार फेज के अंदर कॉमन कोल्ड देखने को मिल सकता है। रनिंग नोज देखने को मिल सकती है, रनिंग नोज देखने को मिल सकती है। उसके अलावा वाटरी आई देखने को मिलती है। उसके अलावा यहां पर वाटरी आई के अलावा स्नीजिंग देखने को मिलती है, स्नीजिंग जनरली देखने को मिलती है। फीवर यहां पर देखने को मिलता है, और यहां पर माइल्ड टाइप का कफ देखने को मिलता है। माइल्ड टाइप का कफ यहां पर देखने को मिलता है। बेसिकली केटार जो फेज होती है, इनके अंदर ये क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। और ये लास्ट 4 कितने वीक तक की होती है? सॉरी, लास्ट 4 ये होती है 2 वीक तक। याद रहे सॉरी, याद रहे, जो केटार फेज होती है, पर्टुसिस की जो केटार फेज होती है, वो बेसिकली कितने वीक तक होती है? 2 वीक तक रहती है। याद रखिए, भूलना नहीं है। उसके बाद अगर अपन बात करें यहीं पर अगर अपन बात करें तो एक और फेज होती है जिसको पैरोक्सिस्मल फेज। पैरोक्सिस्मल फेज किसकी? इसी डिप्थीरिया, सॉरी पर्टुसिस की ही। पर्टुसिस यानी वूपिंग कफ की ही क्या होती है?
सेकंड फेज होती है, नेक्स्ट फेज होती है। पहली फेज हो गई इसकी कैटार फेज, जिसकी 2 वीक तक रहती है। दूसरी फेज की अगर अपन बात करें तो जो कि क्या होती है, पैरोक्सिमल फेज होती है। पैरोक्सिमल फेज होती है जो कि कितने वीक तक होती है, 2 से लेकर 4 वीक तक होती है। कितने वीक तक रहती है, 2 से लेकर 4 वीक की होती है। यहां पर हॉर्सनेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हॉर्सनेस देखने को मिलता है, हॉर्सनेस देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हॉर्सनेस जो है और जनरली पर्टुसिस की कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलता है। आपका आंसर जाएगा सर पैरोक्सिमल जो फेज होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जा सकता है, जो हाई पिच वूप होती है, यानी हाई पिच कफिंग होती है। हाई पिच कफिंग जो देखने को मिलती है वो किस फेज के अंदर देखने को मिलती है, हाई पिच कफ कहां पर देखने को मिलती है। आपका आंसर जाएगा सर पैरोक्सिमल जो फेज होती है, जो कि 2 से 4 वीक तक होती है, यहां पर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर बात करें नेक्स्ट फेज की तो 2 फेज होगी यहां पर। पहली फेज कैटार फेज, दूसरी फेज पैरोक्सिमल फेज। क्या, कौन सी फेज, पैरोक्सिमल फेज। और थर्ड फेज होती है इसकी कन्वेंशन फेज। कौन सी फेज, कन्वल्सेंस फेज, जो कि कितने की होती है, 2 से लेकर 4 वीक की होती है। कितनी, 2 से लेकर 4 वीक, ये भी 2 से लेकर 4 वीक की होती है। और ये लास्ट फॉर 2 वीक की होती है, लास्ट फॉर 2 वीक होती है। तीनों याद रखनी है आपको, तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों आपको यहां से याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिए ताकि इसी तरीके से सेशन आप सबको मिलता रहे। चलेगा आगे बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, सेकेंड फेज ऑफ पर्टुसिस इज। चलेगा, अब बता दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया यार, अब भी तो क्या पूछना, अब भी क्या आपको याद नहीं रहेगा, अब तो आपको याद होगा। सेकंड फेज ऑफ पर्टुसिस इज, सेकंड फेज ऑफ पर्टुसिस, पर्टुसिस की सेकंड फेज कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है यहां पर कोल्ड फेज, सेकंड ऑप्शन है यहां पर कैटार फेज, थर्ड ऑप्शन है यहां पर कन्वल्सेंस फेज है, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है यहां पर पैरोक्सिस्मल फेज। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां अपन कहे तो पर्टुसिस की जो फेजेज होती हैं, बेसिकली 3 फेजेज मानी जाती हैं। बेसिकली 3 फेजेज मानी जाती हैं, जिसके अंदर पहली फेज होती है आपकी कैटार फेज, पहली फेज होती है दैट इज कैटार फेज होती है। सेकंड फेज होती है दैट इज पैरोक्सिस्मल फेज होती है, और थर्ड फेज होती है दैट इज कन्वल्सेंस फेज होती है। बेसिकली 3 फेज मानी जाती हैं पर्टुसिस की, और तीनों आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है, सब कंजक्टिवाइल हेमरेज में अकर इन। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है कि सब कंजक्टिवाइल हेमरेज जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है। सब कंजक्टिवाइल हेमरेज जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और प्रीवियसली ईयर एग्जाम में के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड ऑप्शन है यहां पर पर्टुसिस, थर्ड ऑप्शन है यहां पर डेंगू, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर डिप्थीरिया। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सब कंजक्टिवाइल हेमरेज देखने को कहां पर मिलता है। चलेगा, आंसर देना है फटाफट से, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। चलिए जल्दी कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर पर्टुसिस। सब कंजक्टिवाइल हेमरेज जो देखने को मिलता है वो आपके पर्टुसिस के अंदर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सब कंजक्टिवाइल हेमरेज किस फेज के अंदर देखने को मिलता है, पर्टुसिस की विच फेज, किस फेज के अंदर देखने को मिलता है, आपका आंसर जाएगा सर सेकंड फेज। सर सेकंड फेज कौन सी है, सर अभी बताया पैरोक्सिस्मल फेज होती है। कौन सी फेज होती है, पैरोक्सिस्मल फेज होती है सेकंड फेज, और पैरोक्सिस्मल फेज के अंदर ही सब कंजक्टिवाइल हेमरेज देखने को मिलता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन सेशन को लाइक शेयर करते रहिए ताकि सभी तक सेशन इसी तरीके से पहुंच सके, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ, जो टॉक्सिन होता है टिटेनोस्पाज्मिन वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है। टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन जो होती है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? पहला ऑप्शन यहां पर है रैपिड कफ के लिए होती है, सेकंड वन ऑप्शन है इन्फेक्शन के लिए होती है, थर्ड वन ऑप्शन है हेमरेज के लिए होती है, फोर्थ वन ऑप्शन है स्पाज्म ऑफ मसल के लिए होती है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्म, नाम से ही निकल रहा है स्पाज्मिन, तो स्पाज्म करेगी, ये मसल के अंदर स्पाज्म करेगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मसल्स का स्पाज्म करवाती हैं। चलेगा, नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, चाहे फर्स्ट पेपर में हो या चाहे सेकंड पेपर में हो, दोनों पेपर में इससे रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलेगा, जल्दी से बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है NNT नियोनेटल टिटनस कैन अकर ड्यू टू, नियोनेटल टिटनस किसके कारण देखने को मिलता है? चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है किसके कारण से नियोनेटल टेटनस देखने को मिलता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन यहां पर है, पहला ऑप्शन यहां पर कहता है यूज ऑफ अनस्टीराइल ब्लेड फॉर कोड कटिंग, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डर्टी सब्सटेंस ऑन द अम्बिलिकल स्टंप, थर्ड ऑप्शन है मदर नॉट रिसीव द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द टीटी, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। यूज ऑफ अनस्टाइल ब्लेड फॉर कोड कटिंग, सेकेंड ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ डर्टी सब्सटेंस ऑन द अम्बिलिकल कोड, थर्ड ऑप्शन है मदर नॉट रिसीव द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द टीटी, फोर्थ ऑप्शन है अबव। जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा, नियोनेटल टिटनस की अगर बात करें अपन तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन से भी होता है, क्योंकि अगर आप स्टीराइल ब्लेड काम में नहीं लेंगे कोड कटिंग के लिए तो बेबी के अंदर रिस्क हो सकता है कि उसको टिटनस देखने को मिले, तो इसके कारण से भी होगा। अनस्टेराइल नहीं, स्टेराइल काम में लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात करें एप्लीकेशन ऑफ डर्टी, डर्टी मतलब उसके अंदर सोइल वगैरह है, डर्टी सब्सटेंस है, तो अम्बिलिकल स्टम्प जानते हो, तो अम्बिलिकल कोड कट हो जाता है तो वो स्टम्प भी बचता है, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है अम्बिलिकल कोड का वो स्टम्प होता है। अगर उस पर डर्टी आप सब्सटेंस काम में लेंगे तो उसके कारण से भी नियोनेटल टिटनस हो सकता है। उसके अलावा अगर मदर ने वैक्सीनेशन नहीं किया गया है टीटी का प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, तो उसके अंदर भी टिटनस यानी नियोनेटल टिटनस देखने को मिल सकता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तीनों के कारण से ही क्या होता है आपका नियोनेटल टिटनस हो सकता है। चलेगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि लोकजो को जनरली अपन कहते हैं ट्रिस्मस, क्या कहते हैं? ट्रिस्मस या ट्राइमस आप कह सकते हैं। इज सिम्टम ऑफ लोकजो किसके अंदर देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लिनिकल फीचर के रिगार्डेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जनरली पूछा जा सकता है। जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। टिटनस के अंदर, सेकंड नंबर ऑप्शन है पर्टुसिस के अंदर, थर्ड नंबर ऑप्शन है डिप्थीरिया के अंदर, फोर्थ नंबर ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस के अंदर। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। लोग जो जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है? चलेगा, जल्दी कीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, लोग जो जनरली देखने को मिलता है आपका, लोग जो जनरली देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिटनस के अंदर लोग जो देखने को मिलता है। किसके अंदर? टिटनस के अंदर लोग जो देखने को मिलता है, यानी जो आपकी स्पाज्म होती है, मसल्स होती हैं, जो आपकी मसल्स होती है, नेक मसल होती है, उनके अंदर स्पाज्म हो जाता है। किसके अंदर? जो नेक मसल होती है, जो नेक मसल्स होती है उनके अंदर स्पाज्म देखने को मिलता है, जिसके कारण से आपका जो नेक है वो स्पाज्म हो जाता है, लॉक हो जाता है। जो गला है, जो आपका गला है उसके अंदर स्पाज्म हो जाता है, यानी वो लॉक हो जाता है, इसीलिए उसको लॉक जो कहते हैं। और लॉक जो जनरली टिटनस के अंदर देखने को मिलता है। जनरली किसके अंदर देखने को मिलता है? टिटनस के अंदर देखने को मिलता है। और जनरली ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये आपको याद होना चाहिए। एक एन एरोबिक कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एन एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, कम्युनिकेबल डिजीज है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है उसके कारण से ये होता है, जिसके कारण से आपकी नेक मसल्स होती है उनके अंदर स्पाज्म देखने को मिलता है, जिसको ही आप क्या कहते हैं? ट्राइस्मस या फिर लॉक जो कहते हैं, जो कि किसके कारण से होता है? जनरली अनस्टेराइल सोइल इन्फेक्शन के कारण से होता है, सोइल वगैरह के कारण से होता है, यानी गंदगी के कारण से होता है, जनरली अपन कह सकते हैं। अगर कहीं ऊंड आपको हुआ है, कहीं कट लगा है, अगर सोइल से हुआ है तो उसके रिगार्डेड बढ़िया आपको वॉश वगैरह करना पड़ता है और टिटनस टॉक्साइड का वैक्सीनेशन करना पड़ता है, अगर बचाव रखना है तो, प्रिवेंशन रखना है तो। नहीं तो टिटनस टॉक्साइड हो सकता है, टिटनस हो सकता है, जिसके कारण से लोग जो जनरली देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। सिंपल सा ये कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, फर्स्ट साइन ऑफ नियोनेटल टिटनस, जो नियोनेटल टिटनस है उसका सबसे पहला साइन कौन सा है? सबसे पहले क्या होता है नियोनेटल टिटनस के अंदर? फर्स्ट साइन ऑफ नियोनेटल टिटनस के अंदर पहला साइन कौन सा देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है यहां पर लॉकजो, सेकंड ऑप्शन है यहां पर अनेबल टू सक, थर्ड ऑप्शन है यहां पर रेज आईब्रो, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ड्रॉप लिप। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर नियोनेटल टिटनस देखने को मिला है और नियोनेटल टिटनस हुआ है तो उसके अंदर जनरली कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा नियोनेटल टिटनस के रिगार्डेड? तो पहला ऑप्शन लॉकजो, सेकंड ऑप्शन अनेबल टू सक, थर्ड ऑप्शन है रेज टू आईब्रो और फोर्थ ऑप्शन है ड्रॉ लिप। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है नियोनेटल टिटनस है। देखिएगा, नियोनेटल टिटनस है तो सक से रिगार्डेड प्रॉब्लम होगी, ब्रेस्ट फीडिंग वो करेगा तो सकिंग नहीं कर पाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाएगी तो वो क्या नहीं कर पाएगा? ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाएगी तो वो क्या नहीं क्या नहीं कर पाएगा? तो सकिंग नहीं कर पाएगा, सक नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अनेबल टू सक, बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का।